नमस्कार दोस्तों। जो हम लोग का वीडियो का सीरीज चल रहा था मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री, उस सीरीज का आज एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक डेंटल स्टूडेंट को इसके बारे में जानना ये चाहिए, जो कि है एनाफाइलेक्सिस, जिसको बोला जाता है मेनली एनाफाइलेटिक शॉक भी बोला जाता है। क्या है वो? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। धीरे धीरे करके एक एक करके सब कुछ जानेंगे एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में। जितना भी मेडिकल कंडीशंस है फास्ट में है, सीन को बहुत कॉमन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है एनाफाइलेटिक शॉक। बाकी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब एपिलेप्टिक शॉक, ये सब तो होता रहता है, लेकिन एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में जानना हम लोग को सबको अच्छे से जानना चाहिए, और कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं एज ए डेंटिस्ट, और कैसे हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। बाई चांस हम लोग का क्लिनिक में, हम लोग का आसपास कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट को एनाफाइलेटिक शॉक हो गया, तो कैसे जानेंगे? ये क्लिनिकल फीचर, साइंस सिम्टम से जानेंगे कि हाँ, ये एनाफाइलेटिक शॉक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एटियोलॉजी, क्या क्या रीजन्स है और क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी, क्या मैकेनिज्म है। धीरे धीरे वीडियो में सब कुछ एक एक करके जानेंगे। और जो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। टोटल 11 टाइप्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी अभी तक कवर हो रहे हैं। तो हर एक जाके आप एक एक करके अच्छे से मैं बोला हूँ, बनाया हूँ। क्या क्या एटियोलॉजी है, क्या क्या साइंस सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, और भाई जाके देख के आइडिया ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं, खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, वो जो कि एनाफाइलेक्सिस, जिसको एनाफाइलेटिक शॉक भी बोला जाता है, जो कि है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब आप कोई भी चीज़ पे सेंसिटिविटी होता है, तो जब वो हाइपर स्टेज में चला जाता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, तो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी आता है। हाइपर सेंसिटिविटी भी 4 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। हम लोग सेकंड ईयर में जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में ये वाला चीज़ हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग के एग्जाम में ये वाला चीज़ आता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक। टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 को सीरम सिकनेस, टाइप 4 को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन हम लोग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है, जिसको मेनली एनाफाइलेटिक शॉक्स बोला जाता है, एनाफाइलेक्सिस बोला जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले जानने के लिए मेनली कौन सा इम्यूनोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन हम लोग के बॉडी में रहता है। इम्यूनोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन से हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हम लोग को बॉडी में प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम लोग को बॉडी में कितना इम्यूनोग्लोबुलिन्स है? टाइप्स, टाइप 5 टाइप्स ऑफ है। इसका निमोनिक्स अगर बोलोगे, मैगडी, MAGDE, क्योंकि IgM, IgA, IgG, IgD, IgE वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स वेरियस ऑर्गन्स में रहते हैं, वेरियस रिसेप्टर वेरियस जगह पे रह के हम लोग को बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने के लिए, फाइट करने के लिए बॉडी को एक प्रॉपर बैरियर, एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन, यहाँ पे जो एनाफाइलेटिक शॉक में, एनाफाइलेक्सिस में जो इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्या? आईजीई, जो हम लोग बोलते हैं आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आईजीई मेनली क्या होता है? जब कोई सेंसिटिविटी होता है, तो इसका सीक्रेट करने के बाद हम लोग को बॉडी में एंटीबॉडी इस टाइप का मैकेनिज्म देता है। लेकिन कुछ डिफेक्ट होने की वजह से इसका जो पाथवे है, मैकेनिज्म है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उसका। अगर हम लोग को बॉडी में एक पर्टिकुलर लिमिट तक रहना चाहिए, लेवल तक रहना चाहिए, वो अगर एक्सिट कर जाए आईजीई का लेवल, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। उसके वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो जानेंगे। मेनली इसके वजह से क्या एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो इसके आईजीई अगर हम लोग को बॉडी में, प्लाज्मा में, ब्लड में ज़्यादा रहेंगे, तो जो नॉर्मल जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, उससे बहुत गुना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हम लोग जान लिया इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है। मेनली एलर्जिक रिएक्शन की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेटिक शॉक होता है। वहाँ पे कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंपॉर्टेंट है? आईजीई। तो पहले जानेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकता है। बाई चांस कोई पेशेंट को ये एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस हो गया, तो साइन सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे हम लोग जान पाएंगे। स्नीजिंग होगा, जैसे काशी टाइप का होता है, नाक से नाक से इस टाइप का स्नीजिंग होगा, बहुत जोर जोर से कंटिन्यूस स्नीजिंग होगा। ब्रीथलेसनेस होगा, मतलब अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। उसका पीछे कारण है कि ब्रोंकियल एजमा, वहाँ पे भी क्योंकि ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इसलिए ब्रीथलेसनेस, अच्छे से इस स्टेप के सांस नहीं ले पाएंगे। थर्ड में आता है सर्कुलेटरी कोलैप्स, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, फास्ट में तो बहुत ज़्यादा से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फॉलोड बाय रैपिड
वैसोडाइलेशन मतलब बहुत वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल, आर्टरी वेसल बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। इसका पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, इस वीडियो में भी जानेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने के बाद ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिर से फॉलोड बाय रैपिड वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल डायलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड उसका हम लोग का बीपी अचानक से ड्रॉप कर जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलरी कार्ड सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, कार्डियक अरेस्ट होने का चांस होता है, क्योंकि रैपिड फॉलो ब्लड प्रेशर होता है। यूटिकारिया मतलब स्क्रीन रेस, रेड 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 पूरा हर एक जगह पे रेड टाइप ऑफ इचिंग होगा, रेडनेस होगा, इस टाइप का यूटिकारिया बोलता है, स्किन रेस बोलता है। एंजियोएडेमा चारों तरफ फूल जाने का चांस है, स्वेलिंग हो जाने का चांस है, जैसे हनी बी स्टिंग्स ये सब हम लोग को बाइट करते हैं तो उस जगह एंजियोएडेमा टाइप ऑफ हो जाता है, उस टाइप का पूरा आँख के आसपास हो जाएगा, अराउंड द लिप्स, टांग में हो सकता है, हैंड में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, एंजियोएडेमा जिसको बोलते हैं। मतलब एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, एडिमा मतलब स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेशन। तो वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाने की वजह से फूल जाएंगे, आँख फूल जाएंगे, नाक के आसपास फूल जाएंगे, लिप्स के आसपास फूल जाएंगे, टांग फूल सकता है, हैंड्स ये सब फूल सकता है। तो यूटिकारिया एंजियोएडेमा देन आते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्यों होता है? हम लोग को ब्रोंकोस्पाज्म हुआ था, हम लोग को, हाँ हम लोग डिस्कस किए थे कि स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और हम लोग को जो ब्रोंकियल ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो तो स्मूथ मसल से बना हुआ है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल जहाँ जहाँ होगा, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम लोग का स्टोमक में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, आई का मसल्स में रहता है मूवमेंट का, उसके बाद रेक्टम में रहता है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर आते हैं, वहाँ पे जो पाइप है, विंड पाइप, वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो अंदर कैसे विंड जाएंगे? तो इसलिए तो एक तो हम लोग का ब्रीथलेसनेस हो ही रहा है, अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, दिस ब्रोंकोस्पाज्म भी हो रहा है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इसके पीछे वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रेगुलेशन सेल्स है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिस्कस किया, फॉलोड बाय रैपिड वैसोडाइलेशन, अचानक से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फिर से अचानक से मोटा हो जाएंगे ब्लड वेसल, जिसकी वजह से अचानक से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेंगे, सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ नासल रेक्सिमल लैक्रिमल सीक्रेशन, नाक से हम लोग को जो फ्लूइड आता है नासल फ्लूइड, उस लैक्रिमल फ्लूइड वो सब सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेनली चीज़ है, स्किन रेस, स्किन रेडनेस, सोइलिंग, एडेमा, ये सब देख सकते हो, स्नीजिंग होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, इस टाइप का नासल से फ्लूइड आएगा, आँख से फ्लूइड आएंगे, लैक्रिमल सिक्रेशन, ये सब टाइप ऑफ ये सब चीज़ आप लोग देख पाएंगे। मेनली एनाफाइलेटिक शॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी में पढ़ाया जाता है, वेरियस टाइप्स। तो ह्यूमन बॉडी में बाई चांस किसी का कोई ड्रग, अब हम जानेंगे मेनली क्यों होते हैं, रीजंस में जानेंगे। चलिए रीजन जानते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। एक है ना जेनेटिक, क्योंकि पिता माता में था, कोई जीन में था, उस हिसाब से जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ ये वाला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, उस हिसाब से एक हो सकता है। ड्यू सेकंड है पॉल्यूटेंट्स, आसपास का जो आप बोल सकते हो एलर्जिक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है जहाँ पे रहते हो, उसकी वजह से हो सकता है। देन वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। देन बॉडी में, ब्लड में, प्लाज्मा में, हम लोग क्या बोला था कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से होता है? IgE इम्यूनोग्लोबिन्स। कितना टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स है? 5 टाइप ऑफ, मैगडी, MAGDE। तो यहाँ पे IgE एंटीबॉडी का ब्लड में, प्लाज्मा में अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ से भी हो सकता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक है सिस्टेमिक हो सकता है एनाफाइलेटिक शॉक, और एक हम लोग को लोकलाइज्ड हो सकता है। सिस्टेमिक क्या होगा? जब एंटीसेरा ड्रग्स दिया जाता है, मतलब हम लोग को स्नेक वेनम, जब स्नेक बाइट होता है तो उस बाइट को ये ठीक करने के लिए जो एंटीसेरा दिया जाता है, एंटीसेरम जो वेनम टेनम वो सब दिया जाता है, ब्लड में जाता है, उस चीज़ से होने का चांस हो सकता है। अगर किसी में ज़्यादा ये वाला चीज़ रहेंगे, IgE ज़्यादा रहेंगे, तो इम्यूनोग्लोबिन वो वाला ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे हो सकता है। रेबीज बाय डॉग बाइट के बाद हम लोग जो रेबीज के लिए जो वैक्सीन देते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शन की वजह से वहाँ पे भी होने का चांस हो सकते हैं। टिटेनस हो जाने की वजह से जो एंटी टिटेनस जो हम लोग IV IM ये सब देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स रिएक्शन की वजह से हो जाने का चांस हो सकता है। डिप्थीरिया के लिए पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट्स के लिए ये सब दे सकते हैं। और लोकलाइज्ड में हम लोग को जहाँ पे BET बाइट करते हैं, बी स्टिंग, ये सब हनी बीज, ठीक है, हॉर्नेट जहाँ पे ये करते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत ये हो जाने का चांस होता रहता है, कॉमन चीज़ है ये वाला। देन लोकल में और क्या-क्या है, हे फीवर में होता है, कोई-कोई पर्सन्स में फूड में बहुत एलर्जी रहता है, जैसे फिश में एलर्जी रहता है, एग में एलर्जी रहता है, तो फिश एलर्जी, एग एलर्जी, काऊ मिल्क में एलर्जी, ये सब में ये सब चीज़ आप देख सकते हो। स्नीचिंग होगा, उसके बाद उनका ब्रीथलेसनेस होगा, ब्रोंकियल एज़मा भी हो सकता है। ब्रोंकियल एज़मा पेशेंट में भी ये वाला चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका डस्ट एलर्जी, एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन इस टाइप का होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं पॉल्यूटेंट की वजह से। अब हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी मेनली क्या होता है।
हम लोग को बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बहुत कुछ है। एक है कोई भी एक पॉल्यूटेंट्स जिसको हम बोल सकते हो एंटीजन, एंटीजन बॉडी में एंटर किया, उसके बाद जो हम लोग का बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स के साथ अटैच होकर एंटीजेंस, बी लिम्फोसाइट बोल सकते हो, एंटीजेंस वहाँ से बीटा सेल्स के साथ अटैच होने के बाद बीटा सेल्स को कन्वर्ट हो जाएंगे आईजीई रिलीजिंग प्लाज्मा सेल्स में। मतलब एक स्टेप ऑफ प्लाज्मा सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे जो आईजीई सीक्रेट करेंगे। मतलब हम लोग जो यहाँ पे आईजीई डिस्कस किए थे, अब आईजीई क्या करते हैं, एक एच सी रिसेप्टर रहता है हम लोग को बेसोफिल में, वहाँ पे जाके एफसी रिसेप्टर के ऊपर बेसोफिल के साथ बहुत जोर से एकदम अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्शन होके वो नॉर्मल फास्ट जब हम लोग पॉल्यूटेंट्स या एलर्जिक रिएक्शन के मीट करते हैं तो नॉर्मल इस स्टेट में आ जाता है। अब वो वेट करते हैं सेकेंड टाइम जब रिएक्शन होगा, सेकेंड टाइम जब एलर्जिक कुछ रिएक्शन होगा, पॉल्यूटेंट के साथ कुछ एलर्जिक आएंगे, तब ये सीवियर कंडीशन होता है, क्योंकि वो जो आईजी सीक्रेट होकर बेसोफिल के साथ एफसी रिसेप्टर के साथ कनेक्ट हुआ था, बहुत ही फार्म से बहुत ही जोर से कनेक्शन होता था। सेकेंड टाइम जब एलर्जिक रिएक्शन कुछ एलर्जन आएंगे तो तब वो एक्सपोज होने के बाद उसको नॉर्मली बाहर चला जाना चाहिए था। जो आईजी बेसोविल के ऊपर था वो क्या करता है, बेसोविल को धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बेसोविल से वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ से सीक्रेट होता है, जो कि न्यूट्रोफिल्स को एक्सरे ये करता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा देते हैं ब्लड में, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करते हैं। देन हम लोग को जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजी 1, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वेरी ल्यूकोट्राइन्स, वेरियस सेल प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हम लोग को रिएक्शंस करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से लेके कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे, सब एक एक करके ये हो जाता है। क्योंकि आईजी बेसोफिल को आगे वहाँ का बेसोफिल का सेल्स को सेकेंड टाइम जब हुआ था कनेक्शन, उस टाइम में इसका डिस्ट्रक्शन करने के बाद वहाँ पे जो ग्रैनुअल्स है सब सीक्रेट करने के, क्योंकि वहाँ पे जो फार्म अटैचमेंट हो जाता है वो नॉर्मल केस में होता नहीं है। तो ये एक चीज़ है नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी। आई थिंक थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया, उतना अच्छे से हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से टाइट रहेंगे, जितना हो सकता है आपको बोला। तो मेनली इसके वजह से नॉर्मल चीज़ में मोबाइल उतना फार्म अटैच होता नहीं है, वो फिर से चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, आईजीई का ज़्यादा होने की वजह से फार्म एकदम अटैचमेंट होता है, बेसोफिल का सेल सरफेस को डिस्ट्रक्शन करता है, बेसोफिल से वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ ये सब आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से लेके हम लोग का ल्यूकोट्राइन से लेके इंटरल्यूकन से लेके वेरियस फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एंजियोडेमा, सब कुछ रिएक्शन यहाँ पे होता है। इस प्रॉब्लम की वजह से ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ट्रीटमेंट। बाई चांस हम लोग के सामने किसी पेशेंट को डेंटल क्लिनिक में ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या कुछ भी कंडीशन की वजह से ये वाला चीज़ हो गया, जैसे हम लोग डिस्कस किया पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कुछ ड्रग दे रहे हो, कुछ मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट जब आते हैं, जब केस हिस्ट्री लेता है, तब उसको हम लोग पूछते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस में एग से, फिश से कुछ कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो इस सब के बारे में जानना है, कोई ड्रग्स में कुछ मेडिसिन में एलर्जिक रिएक्शन हुआ था कि नहीं, इसके बारे में जानना है। कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया, जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं डेंटिस्ट्री में, तो हर कोई पेशेंट को हर एक डेंटिस्ट लोकल एनेस्थीसिया यूज करता है, यूज़ करता ही है हर एक केस में मैक्सिमम, मेनली एक्सट्रैक्शन तो करना ही है। तो लोकल एनेस्थीसिया में बाई चांस किसी को एलर्जिक रिएक्शन आ गया, क्योंकि वेरियस मेडिसिन में आजकल बहुत लोगों का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो बॉडी का यूनिट के हिसाब से उस हिसाब से होता है, आईजीए का कितना लेवल है उस हिसाब से होता है। तो उसमें अगर हो गया, और नॉर्मल तेले का कोई पहले से होता नहीं है, तो बाई चांस अचानक से लोकल एनेस्थीसिया की वजह से कोई पेशेंट का एनाफाइलेटिक शॉक आ गया, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होगा, तो आप कैसे हैंडल करेंगे आपका डेंटल क्लिनिक में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या अच्छा अच्छा चीज़ आपके हाथ के आसपास रहना चाहिए। देखिए, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हम लोग को जानना है, उसका पैथोफिजियोलॉजी जान लिया। फर्स्ट में क्या होता है, हम लोग पहले जाने थे साइंस ऑफ सिम्टम्स में, क्लिनिकल फीचर्स में, भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, देन रैपिड भैंसो डायलेशन होता है, मतलब ब्लड वेसल बहुत जोर से डायलेट करते हैं, मोटा हो जाता है। तो उसको नॉर्मल स्टेट लाने के लिए भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन फिर से करवाना है, जिसके लिए हम लोग क्या देंगे, एड्रीनालिन हाइड्रोक्लोराइड 1:1000, 0.3 to 0.5 mg, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर। तो एड्रीनालिन हाइड्रोक्लोराइड देना ही देना है, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, कुछ भी तरीके से आपको बस देना है। ब्लड वेसल को नॉर्मल पोजीशन में आए, एटलीस्ट कार्डियक अरेस्ट पोजीशन में ना जाए, सॉग में जाके डेथ ना हो जाए, कॉन्शियस लेवल में रहे, तो एड्रीनल हाइड्रोक्लोराइड फास्ट आपको देना है। देन आईवी चैनल करने के बाद आईवी फ्लूइड सैलाइन के माध्यम से जैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर वैसोलाइड हुआ है, तो हाइपोटेंशन ठीक ठाक करेक्शन करने के लिए आईवी फ्लूइड सैलाइन चैनल, सैलाइन को जो चैनल होता है आईवी में करने के बाद वो कंटिन्यू करना है। देन हम लोग को
कॉर्टिकॉइड्स देना है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे एड्रिनल, जो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे एडिसन्स डिजीज के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड में वहाँ पे एड्रिनल जो क्राइसिस होता है, एड्रिनल क्राइसिस होता है, उसको हम डिस्कस किए थे। हम लोग एड्रिनल ग्लैंड में दो लेयर रहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स रहते हैं, एड्रिनल मेडुला रहते हैं। कॉर्टेक्स में 3 डिवीजन है बाहर से अंदर तक, जी ए पार्ट, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलटा, जोना रेटिकुलरिस। उसका भी एक फंक्शन के हिसाब से निमोनिक्स है, सॉल्ट, शुगर, सेक्स, क्योंकि जोना ग्लोमेरुलोसा से हम लोग आता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बॉडी में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। चेन जोना एफ से आता है जोना फेसिक्यूलाटा, फेसिक्यूलर से शुगर, शुगर मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ये सब मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद हम लोग का आता है जोना रेटिकुलरिस, वहाँ पे एंड्रोजेंस ये करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये सब मेंटेन करते हैं। तो हम लोग का जोना फेसिक्यूलाटा जहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म करते हैं, वहाँ पे एक स्टेरॉयडल हार्मोन हम लोग को अच्छे से देना है जो कि है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्योंकि हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसैक्सिनेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसैक्सिनेट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 100 mg आईवी देना ही है। फर्स्ट में एड्रेनालिन दे दिया, वहाँ पे हाइपोटेंशन को सब करेक्ट स्थान हो गया, वैसोडाइलेशन हो सबका। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स सोडियम पोटेशियम चैनल, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है तो सॉल्ट, शुगर से शुगर का मेंटेन अच्छे से करना है बॉडी में। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसैक्सिनेट। एक साथ बस मैं एक ही चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, एनाफाइलेटिक्स ऑफ बस वही नहीं पढ़ाऊंगा, उसके साथ जितना भी आइडिया हो सकता है सब कुछ, जैसे कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के लिए डिस्कस किए, एक एक करके हम वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया, किडनी के ऊपर पिरामिडल से ट्रायंगुलर, वहाँ पे कैसे सॉल्ट, शुगर, सेक्स कैसे होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला से क्या क्या सीक्रेट होता है, एड्रिनल, नॉर एड्रिनल, फाइट फ्लाइट, वहाँ पे फंक्शन जो है वो आपको पता ही है। ठीक है, दिन आते हैं हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, मतलब एलर्जिक रिएक्शन रोकने के लिए, कम करने के लिए, जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोला जाता है, क्या देते हैं, क्लोरफिनिरामाइन 10 to 20 mg स्लो आईवी में स्लोली देना है, स्लोली क्लोरफिनिरामाइन 10 to 20 mg। लेकिन ये देना है एड्रेनालिन देने के बाद। तो फास्ट में हम लोग को एड्रेनालिन देना है 1:1000, 0.3 to 0.5 mg सबक्यूटेनियस दे सकते हो, आईएम दे सकते हो। उसके बाद आईवी फ्लूइड कनेक्शन करने के बाद नॉर्मल फ्लूइड देना है। देन ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, हेमिसैक्सिनेट 100 mg देना है। देन एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, मेनली हम लोग सेट्रिजिन तो टेबलेट टेबलेट खाती है कोई भी कंडीशन में, राइनाइटिस, कोल्ड राइनाइटिस में, कोल्ड एलर्जी में। तो यहाँ पे अच्छा वाला डोज वाला देना है, जहाँ पे क्लोरफेनिरामाइन 10 to 20 mg स्लोली आईवी में देना है आपको आफ्टर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन देने के बाद ही एंटी एलर्जिक ड्रग अच्छे से फंक्शन करते हैं, इसलिए बाद में देना है। देन ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटर करेंगे, क्योंकि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन करना है हम लोग हर एक मेडिकल कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में। तो यहाँ पे बी बी से आता है ब्रीदिंग, एयरवे। तो एयरवे अच्छे से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वैस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, उसको अच्छे से डायलेट करना है। तो हम लोग क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर। क्या है ब्रोंको डायलेटर, साल्ब्यूटामोल सल्फेट, साल्ब्यूटामोल हम लोग यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा एमाइनोफाइलिन है, और हम लोग दे देंगे आईवी फॉर्म में पेशेंट विद ब्रोंकोस्पाज्म, जिन पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है और ब्रीथलेसनेस हो रहा है, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, तो वहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, साल्ब्यूटामोल भी दे सकते हैं, एमाइनोफाइलिन आईवी चैनल में हम लोग देंगे। उसके साथ साथ हम लोग सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ऑक्सीजन मास्क देते हैं, 100% ऑक्सीजन से आपका सेवा सिलेंडर होगा तो उसे भी दे सकते हैं। नहीं तो असिस्टेड वेंटिलेशन हम एम्पूवैक्स से उस टाइप का प्रेस करके उस टाइप का भी हम लोग दे सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी। तो मेनली एनाफाइलेटिक शॉक में 3-4 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है हम लोग के पास, साइट्रिनल हाइड्रोक्लोराइड जो 1:1000 जो रेशियो आता है, 0.3 to 0.5 mg। देन हम लोग को ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है वहाँ पे। देन हम लोग को एंटी एलर्जिक ड्रग्स देना है, क्लोरफेनिरामाइन। देन हम लोग को ब्रोंकोडायलेटर रखना है, साल्ब्यूटामोल सल्फेट रख सकते हैं, एमाइनोफाइलिन रख सकते हो। और सपोर्टिव थेरेपी ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क स्टफ, जिसका व्यवस्था भी आपका आसपास होंगे। पूरा चारों तरफ से इक्विप्ड रहेंगे आप, पूरा इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए आप रेडी रहेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसके बारे में अच्छे से मैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में एक एक करके मैं डिस्कस किया हूँ, प्लेलिस्ट में है। टोटल अभी तक 11 टाइप्स ऑफ मैं इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। लिंक में क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट में जाइए, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बने हुए गूगल में जाइए, कीवर्ड्स लिखिए, सर्च कीजिए, बहुत अच्छे से एक भास्ट नॉलेज हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट एक डेंटिस्ट एटलीस्ट बन सकते हो। तो ये मैंने एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर किया। बाकी मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में तो लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। और 1-to-1 प्राइवेट कंसल्टेशन भी देता हूँ। कोई भी ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नहीं तो डेंटल स्टूडेंट हो, कोई भी गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए, मैं ये सब करता हूँ।
तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मेरे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं सब कुछ बोल दूँगा कैसे क्या करना है। व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप का लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। इस सब के बारे में वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन होता है। इस सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कशन होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ भी क्वेरी हो व्हाट्सएप में कर सकते हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नहीं तो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चैनल के अंदर जाइए, नए नए वीडियोस प्लेलिस्ट डिस्कवर कीजिए, बहुत अच्छे से नया नया चीज़ देखने को, सीखने को, जानने को मिलेगा। एक कॉन्फिडेंट लाइफ अपग्रेडेशन होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।